नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज मुद्दा ओबीसी आरक्षण पर श्रेय की हो। जी हां, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर लोकसभा में पारित किए गए संविधान संशोधन 127वां बिल ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बिल आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी की जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन आपको बता दें कि शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना समर्थन इस बिल को दिया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का श्रेय लेने के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आपको बता दें, पिछले करीब 2 दशक से ओबीसी सियासत के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में ओबीसी को 14 की जगह 27% आरक्षण का लाभ मिलने का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आरक्षण की सीमा पर 50% को पार कर जाएगी, जिससे हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट इस मसले पर फैसला 1 सितंबर को दे सकती है। कमलनाथ कह चुके हैं कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की पहल की थी। उनका आरोप है कि शिवराज सरकार के कोर्ट में दिए गए गलत बयान से इस वर्ग की प्रदेश की 55% आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27% आरक्षण लागू करने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिया जरूर था। 10 मार्च को याचिका लगी और 19 मार्च को स्थगन दे दिया गया। 10 से 19 मार्च तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया। इससे साफ लगता है कि सरकार की मंशा ही ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की नहीं थी। आखिर क्यों अब तक अटका था ओबीसी आरक्षण का मसला? किसकी मंशा में थी खोट? और अगर ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ता है तो किसको इसका श्रेय मिलेगा या किसको इसका फायदा ज्यादा होगा? इसी पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर श्रेय की होड़। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की अब जिस तरह से कवायद हम पिछले कई वक्त से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष जो है अपनी जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक भी लगा दी थी। अब इसी पर जो है वो राजनीति तेज होती जा रही है और इसी मसले पर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संदीप सबलोग मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वहीं पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का स्वदेश न्यूज में। शुरुआत करेंगे विकास जी आपके साथ। चुनावी दांव कहा जा रहा है इसको, इस पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये जो आपने फैसला लिया गया है, सरकार ने ये जो फैसला लिया है, संशोधन के मद्देनजर है या इसको सीधे सीधे चुनाव से जोड़कर देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी जो भी सरकारी तौर पे कार्य करती है, नियम कायदे कानून बनाने में आगे बढ़ती है, वे आज की जनता की मंशा एवं आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। हाँ, अब ये बात जरूर है, मैं इस मामले में कोई संकोच नहीं रखता, निसंकोच कहूंगा कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो जनता हमें उसका चुनावी लाभ भी अवश्य ही देती है। देखिए, नितांत रूप से ओबीसी वर्ग को समतुल्य स्थान देने के लिए इस आरक्षण की आवश्यकता थी, आरक्षण की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि जो सूची ओबीसी की सूची निर्माण का कार्य था वो अभी तक केंद्र पे था, लेकिन विभिन्न राज्यों की आवश्यकता अनुरूप जातियों की सूची में संशोधन होने के इस नाते उन्हें एम्पावर किया गया है। और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग सरकारों की हैं और अगर सेंट्रल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अगर स्टेट्स को एम्पावर कर रही है तो ये तो बड़ा सात्विक काम है, अच्छा काम है। और संसद में जिस ढंग से प्रतिपक्षी दलों ने भी इस मामले में वोटिंग किया है वो स्पष्ट दर्शाता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा नेक कार्य विकास करा। जी, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी आपको नहीं लगता एकदम सटीक हो जाती है? कभी कभी आप लोगों की टाइमिंग आपके फेवर में गई है अगर देखा जाए, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और 54% आबादी इसी वर्ग की है, तो क्या इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीधे सीधे एक वोट बैंक साधने के लिए ये कवायद हुई? देखिए, टाइमिंग के मामले में अगर बात विपक्ष कर रहा है तो ये उसका राजनीतिक सोच है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य को कमतर करके आंकना और जनता के सामने जाहिर करने का उनका प्रयास है। देखिए, वो स्पष्टतः इस मामले को कोई भी विरोध तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जनहित का मामला जन आकांक्षाओं के अनुरूप लिया गया निर्णय है। भारतवर्ष में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। आप पता ही ना कौन सा स्टेट है जिसमें ओबीसी की आबादी बहुतायत में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 50% से ज्यादा बताते ठीक है हैं। सर। अनेक स्टेट्स में है, गुजरात में है, ऐसे ही पंजाब में भी कोई कम नहीं है। तो ये तो पंजाब के भी चुनाव आने वाले हैं। ठीक है संदीप जी, आरक्षण पर हम साथ साथ हैं, क्योंकि विरोध तो कर नहीं सकते। आरक्षण का मुद्दा जो है ये कांग्रेस का अपना मुद्दा रहा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सरकार में मध्य प्रदेश में आने के बाद, जैसा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, अपने वचन पत्र में कहा था कि हम पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में पूरी पारदर्शिता रखते हुए उनको वाजिब हक उनका देंगे, और हमने इस मामले में कदम बढ़ाए भी थे। लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद उसमें न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी यदि ये कहती है कि वह पिछड़ों के लिए इस तरह का कल्याणकारी कार्यक्रम लेके आई है, तो कांग्रेस तो पहले ही शुरू कर चुकी थी। रही बात केंद्र सरकार ने जो आरक्षण को लेके, पिछड़ों को लेके आरक्षण का बिल लाया है, स्वागत योग्य कदम इसलिए है कि कांग्रेस की मंशा आजादी के समय से, आजादी के बाद से, संविधान निर्माण के समय से समाज के पिछड़े, दबे कुचले और कमजोर लोगों को मजबूत बनाने की रही है। हमारी मंशा हमेशा से ही बड़ी पवित्र रही है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे जनजाति वर्ग हो, उसे आगे लाके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना कांग्रेस का लक्ष्य शुरू से रहता आया है। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल लाया या यह कानून लेके आए हैं, आप देखिए आने वाले 5-6 महीने में देश में 5 या 6 राज्यों में चुनाव होना है। मैं गुजरात को भी उसमें शामिल करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की तैयारी गुजरात को लेकर भी शुरू हो चुकी है, तो मैं गुजरात को भी शामिल करूंगा। और इसमें जो प्रोविजन डाला है कि राज्य अपने स्तर पर उसमें संशोधन करके और जातियों को उसमें जोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सीधा सीधा इनका टारगेट आने वाले विधानसभा चुनाव है। 6 साल से आप केंद्र में बैठे थे, अब तक इस पर बात क्यों नहीं की? 15 साल आप मध्य प्रदेश की सरकार में रहे, आपने बात क्यों नहीं की? आपने हमेशा पिछड़ों को एक वोट बैंक के रूप में सत्ता पाने का हथियार के रूप में अपनाया है। मैं बड़े विनम्रता से विकास जी बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि जिस समय 2003 में आपकी सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, तो आपने पिछड़े चेहरे के रूप में माननीय उमा भारती जी का चेहरा आगे लाए थे। उनका आपने बाद में क्या हश्र किया, ये प्रदेश की और देश की जनता और देश की राजनीति बहुत अच्छे से समझती है। इसके बाद बाबूलाल गौर जी को आपने पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि बनाते हुए मुख्यमंत्री बनाया। थोड़े समय बाद उनका क्या हश्र किया, ये पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश और पूरे देश की जनता जानती है। ऐसे तमाम पिछड़े नाम आपकी भारतीय जनता पार्टी में, जिनके माध्यम से आपने सत्ता को हासिल करने के लिए कभी उनको फेस बनाया, कभी उनको कैंपेनर बनाया। संदीप जी, राजनीतिक फायदा आपको नहीं होगा? कई राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार भी है, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए एक सामाजिक हित की बात है और सिर्फ जो भी फायदा होना है वो सिर्फ सरकार को होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा कुछ? जब कोई नीति या नियम बनाती है तो उसमें राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बजाय इस बात का आकलन करती है कि कितने ज्यादा लोगों तक उस कार्यक्रम का लाभ पहुंच जाए, कितने ज्यादा लोग उस कार्यक्रम का लाभ उठा के अपने सामाजिक जीवन को ऊपर लेकर आ पाए,
चाहे आप मनरेगा की बात करें, चाहे हमारे और दूसरे जो हमने कार्यक्रम शुरू किए उसकी बात करें। हमने अपनी सरकार में कन्या विवाह की राशि 27,000 28,000 से बढ़ा के 51,000 की, हमने पेंशन की राशि 600 300 से बढ़ा के 600 ठीक है की। सर। तो हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं था उस समय कि हम राजनीतिक लाभ प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य था कि वास्तव में जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसको हम कितनी जल्दी अच्छी से अच्छी राहत प्रदान करेंगे। ये कांग्रेस की मंशा है, ये कमलनाथ जी की भी मंशा है और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मंशा है। तो इसमें कहीं कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं है। जनता को लाभ मिलता है, राज्य प्रदेश को लाभ मिलेगा और सही मामले में हम राष्ट्र को मजबूत तब बना पाएंगे जब हम कमजोर लोगों को मजबूत बनाने की बात। ठीक है सर, इस मजबूती के बारे में भी मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे बात करूंगी कई सारे सवालों के साथ, लेकिन हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, अगर ओबीसी आरक्षण की हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक साथ हैं, हम साथ हैं वाली नीति है। आपकी किससे उम्मीद, आपका क्या मानना, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों एक ही तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता पर आई तो उन्होंने 14% से 27% कमलनाथ जी ने कर दिया था ओबीसी को आरक्षण देने की बात। जैसा कि अभी विकास भाई ने कहा कि जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसका प्लस सरकार को मिलता है और उसका आने वाले समय में उसका प्लस देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर विकास भाई ने तो स्वीकार ही कर लिया है कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वह यूपी के चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, ये सारी चीज़ें चुनाव को देखते हुए की गई है। अभी भी तो सरकार थी 1 साल से, तो पहले क्यों नहीं किया गया? और रही बात ये कि दोहरा चरित्र क्यों, जो अन्य वर्ग हैं और सवर्ण हैं उनको अलग अलग विभक्त करके क्यों राजनीति की जा रही है? पहले आपने अनुसूचित जात जनजात को अलग करने की कोशिश करी, फिर आपने ओबीसी भाइयों को अलग करने की कोशिश करी, और सवर्ण क्या इस देश के नहीं है? क्या देश निकाला करने की कोशिश कर रहे हो आप? गृह युद्ध की स्थिति क्यों लेके आ रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मंशा एक है, सिर्फ फूट डालो, शासन करो, राजनीति करो, वोट बैंक हथियाओ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के लिए कोई, देश के हित के लिए कोई काम नहीं करना है इनको। बस सिर्फ आपस में भाइयों को लड़ाने की ये जो मंशा है, चाहे वह कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। सवर्ण क्या अलग से आए हैं? एलियन से उतर के आए हैं सवर्ण? ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि सवर्ण समाज के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? या सवर्णों के पास पूरा कुटुंब ऐसा भरा पड़ा है कि आप अलग अलग तरीके से, चाहे वो अनुसूचित जाति भाई हो, चाहे जनजाति भाई हो, चाहे पिछड़ा वर्ग भाई हो, सब हम देश के ही लोग हैं और देश में निवास करते हैं। देश के हित के बारे में सोचिए। राजनीति करके ये अलग अलग भागों में विभक्त करने की जो आप लोगों की चेष्टा है, जो आप लोग इच्छा अपने मन में विचारधारा रख करके और राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यह विचारधारा ठीक नहीं है, यह देश के लिए भी ठीक नहीं है और हम जनता के लिए भी ठीक नहीं है। बोलिए संदीप जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी पीड़ा से सरोकार रखता हूं। मैं भी सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पिछड़े वर्ग से आता हूं, अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं और उस आरक्षण का लाभ मुझे मिल रहा है। लेकिन हमें बड़ा हृदय करना पड़ेगा, बड़े दिल से सोचना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार रहते हुए 10% सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था का कानून पारित किया है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी केवल पिछड़ों के लिए काम करना चाहती है। हमारे जो अगला वर्ग है, जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनमें भी कमजोर लोग हैं, तो उन्हें भी मजबूत करने की मंशा कांग्रेस पार्टी की शुरू से रहती है। लेकिन संदीप जी, ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो संपन्न लोग हैं वो और संपन्न होते जा रहे हैं आरक्षण का लाभ लेकर, लेकिन जिनको वास्तविक में जरूरत है उस चीज की, जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो उनको कितना लाभ मिलता है सर? निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि शासन और प्रशासन जब अपनी कार्यवाहियां करता है, किसी योजना का क्रियान्वयन करता है, तो गलत लोग भी उसका लाभ उठा लेते हैं। ये केवल मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है, कांग्रेस की सरकार में भी रहा है। ये लोग जो है अपना चेहरा छुपा के दूसरा चेहरा लगा के और इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाते आए हैं। इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा और न्यायपालिका इस बात को लेकर लगातार निगरानी भी रखती है। और जो वास्तव में वंचित वर्ग है जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, कांग्रेस उसकी पक्षधर है। और पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो, उससे हटके न्यायपालिका ने तो मना किया ना। अगला वर्ग है, उसमें भी जो कमजोर लोग हैं उनको पूरी तरीके से
सारी की सारी वो सुविधाएं, वो सुरक्षा, वो संरक्षण सरकार और संविधान की तरफ से दिया जाना चाहिए, जिसकी उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यकता है। और मैं इस बात का समर्थन आपके चैनल के ठीक माध्यम है से करता हूं। विकास जी, आरक्षण की कोई तो व्यवस्था होगी ना, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आगे जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। जहां हमारा वोट बैंक दिख रहा है हमें, हम चाहे 50% हो, घटाना भी है, बढ़ाना भी है, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है आपको। जहां एक जगह आप ही के लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए जातिगत आरक्षण, फिर जब दिखता है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं रखा गया, तो जातिगत आरक्षण कर दीजिए। और एक और सवाल सर, एक और सवाल जो मैंने अभी अभी संदीप जी से पूछा था कि जो संपन्न लोग हैं वो लाभ लेकर संपन्न होते जा रहे हैं, और जिनको वास्तविक में जरूरत है, वास्तविकता में, उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप बुलवा दीजिए कि जो संपन्न लोग हैं वो ना ले आरक्षण का लाभ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस पे विस्तार से प्रकाश डालता हूँ। पुष्पेंद्र भाई ने भी कहा इस मामले में। देखिए, जहां तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देके आगे लाने का प्रयास है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया था। 10% रिजर्वेशन उनके लिए इन्वोक किया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही तो क्रेडिट जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि सामान्य वर्ग में अगर कोई पीछे है तो उसे हम आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, जहां तक संपन्न लोग ओबीसी कैटेगरी में इस आरक्षण का लाभ ना लें, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रोविजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद में जो हमारे शक हैं, जो संदेह हैं, वो सब दूर हो जाने चाहिए। ओबीसी में रिजर्वेशन का विकास जी, फायदा आपको उन्हीं लगता को है कि मिले। प्रोविजन के अकॉर्डिंगली सारी चीजें चलती हैं? जी बिल्कुल, ये बात मैं इसलिए 100% कह सकता हूँ। कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस संगठन के प्रतिनिधि तो पीछे हट गए कि हाँ, उनकी सरकार में गलत होता रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी प्रोविजंस हैं उनके तहत ही नौकरियां भी मिली हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी मिला है। मान लीजिए अगर कोई अहलता नहीं रखता व्यक्ति, लेकिन वे आरक्षण का लाभ लेके एग्जाम को पास भी कर गया, तो जिस वक्त नियुक्ति का वक्त आया है साहब, उस वक्त उसके सर्टिफिकेट चेक होते हैं, उस वक्त उसकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक होता है और वो क्रीमी लेयर में है या नहीं। उसको कई हमने कैंसिल भी किए इस मामले में, मतलब कई लोगों के कैंसिल हुए हैं सिलेक्शन, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। तो मैं पुष्पेंद्र भाई को बड़े सहजता से निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, सामाजिक समरसता लाना, और जो लोग पीछे हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे होने के कारण देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे पाता है। इस सब कि वो योगदान दे पाए, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार महसूस करती है, इसलिए ये कदम उठाए हैं। और इन कदमों से क्या होगा कि हिंदुस्तान का जो विकास है वो संपूर्णता से होगा, हर सामाजिक वर्ग आगे निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि केवल सर, ये तो योग्यता की अनदेखी की भी बात हो रही है ना विकास जी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सिर्फ जाति आधारित सत्ता ही है, तो केंद्रित कर दीजिए फिर जाति आधारित सत्ता। ना योग्यता की तो अनदेखी हो जाएगी फिर। नहीं, ये विषय है ही नहीं, ये विषय है ही नहीं। देखिए, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और संपूर्ण समाजों के विकास के लिए, और उसके साथ मैंने एक बात कही, नोट करिएगा, अगर एक बहुत बड़ा समाज अगर अपने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण पीछे छूट जाता है, तो आखिर देश को आप बताइए ना कि जो लोग आगे, उनको कितनी ताकत लगेगी सबको आगे निकाल के लाने में। जबकि सभी लोग आगे निकलने का प्रयास करें तो ये देश आसानी से बहुत आगे निकल जाएगा। यही विषय है, यही दृष्टिकोण है, और इसको लेके हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, बोलिए पुष्पेंद्र जी। विकास जी, मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाह रहा हूं आपसे, सीधा प्रश्न है आपसे, कि जब कोई व्यक्ति 90% 91% लेकर के और वो शिक्षक के पद पर होता है, और वहीं पर एक हमारा ओबीसी या अन्य व्यक्ति जो आरक्षण से है, और वह जाकर के 40% प्राप्त करके और वो प्राचार्य होता है, तो आप उसकी विडंबना या उसके मनोदशा को समझ पाएंगे? आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। हमारी आने वाली पीढ़ी अभी तक तो
विकास भाई सुनिए, योग्यता किसी की परिचायक नहीं है। योग्यता के आधार पर आप जातिगत आरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए ना। योग्यता किसी के परिचायक है, किसी के मोहताज नहीं है। योग्यता के आधार पर आप काम करिए ना। आप कह रहे हैं कि अभी तक हमारे देश का, हमारे प्रदेश का विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्या आरक्षण के मत्थे है हमारा देश प्रदेश? इन आरक्षण को खत्म करके अगर पूरे सभी भाइयों को एक करके, एकजुट होकर के और एक समाज को स्वावलंबी समाज बना करके और अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ेगा, तो ये समाज या हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा क्या? आपका ऐसा कहना है कि आरक्षण से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा? पुष्पेन जी, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। जी, आपने क्या कहा? सुनिए तो आप 1 मिनट, आपके सवाल में जवाब छुपा है। बताइए। आपने कहा 90% में एक वर्ग का व्यक्ति 90% नंबर लाके सिलेक्ट नहीं हो पाता। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा 90% वाला व्यक्ति शिक्षक बनता है और वहीं 40% का आरक्षित व्यक्ति प्राचार्य बन जाता है। आप उसकी विडंबना समझिए ना। 40% और 90% में आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि वो आरक्षण से है और जो 90% है वह सामान्य वर्ग से आता है। चलिए, मैं आपकी आप इसका बता दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। मैं अब आप मौका तो देखिए। हाँ प्लीज बोलिए। एक बात बताइए ना, आप उस वर्ग के व्यक्ति को 40% लाके प्राचार्य बनने का मौका क्यों मिला? क्या उस वर्ग में 89%, 90% वाला व्यक्ति नहीं था? जी अरे मैं पूछता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जो आरक्षण वाला व्यक्ति है वो 40% में है, उसको प्राचार्य बना दिया जाता है, और जो 90% का व्यक्ति है वो शिक्षक बन जाता है, क्योंकि वो आरक्षण में नहीं है। मैं इसका जवाब चाह रहा हूं, तो योग्यता कहाँ रहेगी? विकास जी सीधे से समझिए, उनका कहना ये है, ठीक है, उनका कहना ये है कि योग्यता के आधार पर आप आरक्षण दीजिए, योग्यता के आधार पर आप लोगों को आगे बढ़ाइए, ना कि जातिगत आरक्षण पर। वो ये सवाल का जवाब आपसे बनाई जाती है भाई। एक बात बताइए शिफा जी, उसके लिए तो प्रावीण्य सूची बनाई जाती है ना, योग्यता के आधार पर ही तो मिलता है। अरे क्या सूची बनाई जाती है? हर जगह तो आरक्षित वर्ग को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। सुनिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए। अभी आपने एक प्रश्न, एक सुनिए तो, अभी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे आपके प्रश्न जो आपने उत्तर दिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप IRD का सुन तो लीजिए। IRD के तहत जिनके IRD के तहत मेरा जवाब दीजिए। IRD के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों का गरीबी रेखा में नाम है, अभी बहुत सारे ऐसे तथ्य आए हैं कोरोना काल में कि जिनकी दवाई हुई है, जो गरीबी रेखा में आते नहीं है। तो आपने कहा कि मैं वही कह रहा हूं कि जिनको जो सच में आरक्षण के योग्य हैं, क्या उनको आरक्षण मिल रहा है? ठीक है, ये प्रश्न है जल्दी से विकास जी, उनका सीधा सा सवाल यही है कि जो आरक्षण चाहते हैं, जिनको वाकई जरूरत है, जो मैंने भी आपसे पूछा कि जिनको वाकई में जरूरत है, क्या उन तक हम इन योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं? ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? मैं इसलिए बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वहां की बात करूं, सब जगह हो रहा है। नंबर 1, अगर हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया, उसमें लाभ लोग लेके आगे निकले हैं, तो आखिर ये वही बात हुई ना जो पुष्पेन जी चाह रहे हैं। नंबर दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन में अगर ऐसे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन का मौका मिला है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके परिवार मजदूरी करते हैं और जिनके बच्चे परिवार मजदूरी करते हो, बच्चा एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे गवर्नमेंट एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ रहा है। समाज को इंगित करिए, किस समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? समाज बताइए। अरे साहब, सामान्य वर्ग के भी पढ़ रहे हैं। तो सामान्य वर्ग के योग्यता के आधार पे पढ़ रहे हैं, आरक्षण से नहीं पढ़ रहे हैं विकास जी। आप अपनी बातों में फंसते जा रहे हैं। ना मैं, सुनिए आप पुष्पेन भाई जी भाई, मैं आपको तसल्ली से एक बात कहता हूँ, आपको ऐसा संदेह क्यों है कि सामान्य वर्ग का तो 90% वाला व्यक्ति प्राचार्य बन पाता है और अन्य वर्ग का व्यक्ति 40% पे बन जाता है? इसका मतलब है कि उस वर्ग में अगर 90% नंबर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब है कि उस वर्ग में एक सामाजिक पिछड़ापन है, जिससे कि वो इस प्रावीण्यता में नहीं आ पा रहा। हमारी सरकार क्या जवाब दिया है आपने? क्या जवाब दिया है आपने? क्या वो कहां से 89% क्यों नहीं आता? फिर वहां पे क्यों नहीं आता? कौन सी ऐसी साधन सुविधा नहीं मिल रही है? आप तो सारी साधन सुविधा मुहैया करा रहे हैं, फीस से लेकर के, अरे भत्ते से लेकर के, वजीफा से लेकर के सारी चीजें दे रहे हैं आप।
फिर क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, पुष्पेंद्र एक बात भाई, बताऊं विकास भाई, व्यक्ति अपने विकास भाई, खानदान, विकास भाई, समाज मेरा का परिचय निवेदन क्यों देता है? सुनिए, फिर मैं अगर निवेदन केवल स्वरूप बोल शिक्षा रहा आय हूं। के 2-4-5 सरस्वती सालों जो की है, व्यवस्था से सरस्वती तब में तक हो आरक्षण जाता नहीं दे फिर। पाएंगे आप, इस मस्तिष्क में आरक्षण नहीं दे पाएंगे आप, और वो सवर्ण के पास वो मस्तिष्क है, उस पे आप ठीक आरक्षण है। नहीं दे पाएंगे ठीक है सर, दे रहे ठीक है, सब बोलिए व्यवस्थाएं संदीप कि जी, कर उस रहे पे हैं भी आप आरक्षण दे सभी लेंगे। क्या समाजों के कहिएगा लिए। आप? नहीं विकास भाई, ये दोहरा चरित्र है, ना कोई दोहरा ये चरित्र दोहरा नहीं है। चरित्र है। सामान्य वर्ग को भी आगे ले जाने का कार्यक्रम अरे क्या आगे ले बीजेपी की जाएंगे? सरकारों आप ने तो पूर्ण गृह रूप युद्ध से की ओर ले जा रहे हैं प्रतिपादित किया देश है। को, देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे ठीक है, हैं, समाज ठीक को है। लड़ाने नहीं, की, ठीक है सर, ठीक है, समाज ठीक को है। लड़ा रहे हैं विकास ठीक है, भाई, संदीप जी की चाहे एक वो बार बात बीजेपी सुनिए। हो चाहे बिल्कुल कांग्रेस हो। मैं ठीक है आप ही सर। बस को नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही पद चिन्हों पर चल रही है, कोई नहीं, अलग अलग नहीं, कोई अलग अलग नहीं है विकास भाई। ठीक है, बोलिए भारतीय संदीप जी। जनता पार्टी कहीं ऐसा कोई चरित्र नहीं लगती, आप दोषारोपण कर रहे हैं जो कि जबरिया है। ठीक है, बोलिए अच्छा संदीप जी। जबरिया है ये। मैं दोनों की बात को बड़े गंभीरता से सुन रहा हूँ। विकास भाई ने जिस तरह से बात रखी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन विकास भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। व्यापम घोटाला इस मध्य प्रदेश और देश के लिए एक कलंक का नासूर बन चुका है, जिसमें आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण का गलत फायदा उठा के हजारों लाखों युवाओं के मुंह से निवाला छीनने और उनको पेट पे लात मारने का काम किया था। ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा विकास जी, इसमें सुधार करा लेना। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपने जो शिक्षकों की हायर एजुकेशन में, कुछ शिक्षा में कॉलेजों की जो प्रोफेसर की नियुक्तियां की है, उसमें ओबीसी की क्रीमी लेयर के नाम पे आपने 42 पोस्ट की जगह 40 पोस्ट भरी और 2 पोस्ट आज भी खाली पड़ी है, लेकिन उन्हें उसका लाभ आप नहीं दे पा रहे हैं। तो आरक्षण को लाभ देने की अगर आपकी वाकई में मंशा है, आपकी मंशा पवित्र है, तो उस ओबीसी की जो लिस्ट है उसको आप क्यों नहीं क्लियर कराते हैं? संदीप जी, आपसे मेरा एक सवाल, संदीप जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और इसी के साथ मैं अपनी चर्चा भी खत्म करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आरक्षण के पक्ष में हैं आप, जातिगत आरक्षण के पक्ष में हैं आप, या जिस तरह से पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि योग्यता के हिसाब से भी, और जिन लोगों को वाकई जरूरत है एक ऐसी योजना बनाई जाए जिन तक वो लाभ भी पहुंचाया जा सकते हैं और उन लोगों को लेकर आगे आया जाए। देखिए, जब हमारा भारत का संविधान बनाया 1950 में, तो बड़ी पवित्र मंशा से बनाया गया था। हमने उस समय व्यवस्था की थी और एक टाइम बाउंड व्यवस्था की थी। व्यवस्था की तो बात ही नहीं हो रही सर, व्यवस्था तो मान ही नहीं रहे हैं कोई भी, व्यवस्था तो मान ही नहीं रहे हैं सर, सवाल इसीलिए मैं आपके वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा भी है, मैं भी उच्च शिक्षित हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं आपकी पीड़ा जानता हूँ। लेकिन समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको राज्य की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। ये संविधान में व्यवस्था है। यदि वह कमजोर है तो उसे फीडबैक दिया जाना चाहिए, उसको फीड किया जाना चाहिए, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था भी हमारी कांग्रेस की सरकार की, आरटीई की बात हमारे विकास भाई कर रहे थे, आरटीई भी कांग्रेस की देन है, जहां गरीब बच्चे चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, वो नजदीकी स्कूल में एडमिशन लेने के हकदार हो जाते हैं। हमने नवोदय विद्यालय पूरे देश में खुलवाए थे माननीय ठीक है सर, लेकिन आप अगर अपना बखान मत करिए संदीप जी, आप अपना बखान कर रहे हैं संदीप जी, आप अपना बखान कर रहे हैं, बखान मत करिए। आरक्षण पर सभी पार्टियों का एक ही रुख है, जहां वोट बैंक दिखाई देता है वहां आरक्षण भी हो जाता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आरक्षण बढ़ाने का मसला अटक रहा है, लेकिन बात वही, सवाल वही कि ओबीसी आरक्षण पर ये जो श्रेय की होड़ मच गई है, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। और कहने वाली बात यही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है, अब देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। बहुत नमस्कार।